अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसी खबर के मामले में जो कि हम देख रहे हैं कि तमाम जगह पर चैमगोइयाँ हो रही हैं और इस खबर के ऊपर काफ़ी तबसरे और तज्ज़िये भी दिए जा रहे हैं कि आया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर उनका एक बार फिर से कोई अहम किरदार होने जा रहा है। इस हवाले से हम ये बहुत सारी जो बातें हैं, तज्ज़िये हैं और तबसरे हैं वो हम देख रहे हैं। और जबकि अगर बात की जाए हुकूमत की, हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है चूँकि लंदन में उनका जो वीज़ा है वो अब ख़त्म होने को है, उसकी मुद्दत ख़त्म होने को है और उनके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने मुल्क वापस आने का और यहाँ पर आकर जेल में उनका जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। जेल ही उनको जाना है। अदालत ने जो उनके जो फ़ैसले दिए हुए हैं, उनको जो सज़ा दी गई है, उसी तनाजुर के अंदर उनका जो जेल जाना है वो यकीनी है। और इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मंजरनामे को सियासी बयानी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रही है और ये कह रही है कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे और उनके लिए जो राहें हैं वो हमवार हो रही हैं। और इस तनाजुर के अंदर एक बार फिर से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर एक अहम मरकज़ी किरदार की हैसियत जो है वो अपनाएंगे और उसके साथ साथ इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी होंगे, ये राना सनाउल्लाह का कहना है। और इस हवाले से अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तासुर दे रही है कि उनसे कोई ना कोई जो है वो बात चल रही है किसी न किसी इदारे की, जिसके अंदर उनको रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमने देखा कि इस दौरे हुकूमत में पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरह से उसको बैकफुट किया गया या वो खुद हुई, बहरहाल ये भी एक बहस है मगर आज के प्रोग्राम में ये ज़ेर बहस नहीं है। लेकिन बात करेंगे तमाम तर तनाजुर के ऊपर कि क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए राह हमवार हो रही है, कौन कर रहा है। आइन की जो बातें कर रहे थे, वोट को इज़्ज़त दो की जो बातें कर रहे थे, वो आया किससे बात कर रहे हैं और किस तरह वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ मिनी बजट की भी बातें हो रही हैं कि आज काबीना इजलास में भी वफाकी काबीना इजलास में पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ कल यानी कि बुध को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और इस हवाले से हुकूमत बड़ी उम्मीद है कि मिनी बजट जो है वो पास कर लिया जाएगा बिल। IMF के तनाजुर के अंदर हमने ये देखा कि पहले हुकूमत ने ऑर्डीनेंस की बात की कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए ये चीज़ लाई जाए, मगर IMF ने इनकार कर दिया। IMF को जानते हैं तमाम तर चीज़ों के ऊपर कि ऑर्डीनेंस की जो मुद्दत है वो उस तरह से आइनी नहीं है, 4 या 6 महीने का होगा, उसके बाद ये दोबारा से मुअत्तल हो सकता है। इसलिए बाकायदा तौर पर अपोजिशन को लूप में लिया जाए और कौमी असम्बली के तहत जो है ये एक बिल की सूरत में इसको पेश किया जाए। और देखना यह है कि अपोजिशन भी बातें कर रही है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे और हुकूमत के कुछ अरकान हैं जो हमारे साथ मौजूद है और इस बिल को पास नहीं होने देंगे और जिससे जो मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसलिए हम इस बिल की हिमायत में वोट नहीं देंगे, ये अपोजिशन का कहना है। और इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने भी कल गड़े खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर बड़ा खुलेआम जो है ये बयान दिया है। तकरीबी बड़े पुरजोश अंदाज में उन्होंने की कि जाले तैयारी कर लें, 5 जनवरी से जो है इस मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का जो वक्त है वो हो चुका है। आगाज़ करेंगे मुकम्मल तौर पर एक तहरीक का, तो देखेंगे कि आया जो 5 जनवरी की जो तारीख़ दी जा रही है, 23 मार्च को PDM तहरीक दे रही है, 5 जनवरी को बिलावल भुट्टो ने जो है वो तारीख़ दे दी है। क्या वाक़ई मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है वो अपोजिशन खड़ी करने के लिए तैयार है, कोई हिकमत अमली है या नहीं है, या फ़कत बातें हैं। इसके साथ साथ PTI ममनूअ फ़ोन फंडिंग केस के हवाले से भी बात करेंगे। 4 जनवरी को भी समाअत होने जा रही है, इस हवाले से हुकूमत कितनी पुरुमीद है, अपोजिशन कितनी खुश नज़र आती है, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हफ़ीज़ खान साहब। हफ़ीज़ खान साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं जिसने प्रोग्राम जी। के आगाज़ में बात की कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, सियासी हवाले से भी बात इसकी करेंगे। लेकिन मुझे आपसे पहले ये जानना है क्योंकि कानूनी तौर पे भी आप नुक्ता नज़र भी रखते हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने बड़े करीब से भी देखा हुआ है। क्या समझते हैं कि ऐसे किसी मुल्ज़िम या मुजरिम को जो अदालत जिसको नाअहल करार दे दे या जिसके ऊपर इतनी एक चार्जशीट हो, बड़ा आसान होता है उसके लिए तमाम तरह जो चीज़ों का रिलीफ मिल जाना, ऐसे केसेस का ख़त्म हो जाना, दरख्वास्तों का ख़त्म हो जाना, फ़ैसलों का वापस हो जाना? रज़ा साहब, ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं, सियासी मामलात में आम तौर पर इस किस्म के मोज़े रूनुमा होते रहते हैं। सही। लेकिन ये जो इतना बड़ा केस है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के खिलाफ,
तो इसमें और उसमें सज़ा भी हो चुकी है और इनकी अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ जो कानून की एक अमूमी सूरत-हाल है, उसमें तो नहीं लगता कि ये वहाँ से इनको कोई मनचाहा रिलीफ़ मिल सके। हुँ, सबसे बड़ी बात जो है इनके सर पे वो ताहयात नाअहली की बात जो है और वो उससे गुलू खलासी कराना चाहते हैं। हुँ, और ये भी इसका कोई तरीकाकार और भी अपनाया जा सकता है कि कुछ चीज़ों को उनकी जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। सही। आपको याद होगा कि एक फ़ैसला आया था जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ था, जिसमें जी। कहा गया था कि उन्हें घसीट कर लाएँ और लटका दिया जाए। हुँ, हुँ। तो उसकी जो अगर कहीं अपील होनी होती या वो अगले फ़ोरम पे जाना होता, उसकी जो बेसिकली उसकी जो कन्वीन की गई थी, वो जो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उसको ही ख़त्म कर दिया गया, नाजायज़ डिक्लेयर करवा दिया गया था। या आपने देखा होगा कि उसके बाद वो सारा केस ही खत्म होकर रह गया था। हुँ, हो सकता है कि इसमें कुछ इस किस्म की बात सामने एकदम आए, किसी सही। और अच्छा फोरम का इंतखाब हो यहाँ पर और मुझे ये उस फोरम बताइएगा ये की जो बात आप कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करवा दी गईं। ख़त्म करवा दी गई मतलब उसके अंदर कानून के अंदर ऐसी जो कोई शिक है वो मौजूद थी, उसके ज़रिए हुआ ये? ना देखें कानून में तो गुंजाइश इस किस्म की होती है कि कुछ हाँ, चीज़ें जो तख्लीक की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जैसे ट्रिब्यूनल बनाया गया था परवेज़ स मुशर्रफ के खिलाफ सही। और उस ट्रिब्यूनल का फैसला भी आ गया। हुँ, फिर एकदम क्या हो गया कि उस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उससे बड़े फोरम में जाने की बजाय हुँ, हुआ ये था कि उसको अलहदा से चैलेंज करके उस फोरम की जो बुनियाद थी वो खत्म हो गई। अब ये जो करवा दी गई या हो गई इसमें ये होता है कि आपकी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं या जो आपको लाइन ऑफ एक्शन दिखी है या दिखाई जा रही है, हुँ, उस पे आप किस तरीके से आगे ट्रैवल करते हैं और कैसे अपना रिलीफ हासिल करते हैं। तो वो एक सामने से बात थी। तो इसमें इसी किस्म की कोई सूरत हाल वकूዕ पज़ीर हो सकती है, उसके इम्कानात हैं, अगर वाक़ई किसी डील का जो तासुर दिया जा रहा है, वो कहीं पुनः रही है। मैं इसको इस वजह से भी डील वाली बात को कम अहमियत देता हूँ हुँ, कि अगर ये डील वग़ैरह इस मामले पे, इस स्टेज पे जाके और इतना बड़ा एक यू टर्न लेने में जिनके साथ डील का तासुर है, उन्हें भी यकीनन ये बहुत बार सोचना होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक बात छोटी-सी ज़हन में आती है कि अगर ये डील की बातें ना चल रही होती, तो जिनसे डील की बातें हो रही हैं, वहाँ से लाज़मन कोई इसकी तरदीद आ जानी चाहिए थी। हुँ, जो तरदीद अभी तक सामने नहीं आ रही, उल्टा उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया था कि जब उन्होंने अपने तर्जुमानों से खिताब किया था अपने ऑफ़िस में और वहाँ उन्होंने कहा था कि उनकी सज़ा ख़त्म कराए जाने की कोशिशें की जा रही हैं और जो बयान था वो सबके सामने है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आना इस बात पर, डील के मामलात पर, तो हुँ। इससे लगता है कि अगर कुछ है तो कहीं वो बन रही है बात, कोई आगे चल रही है, फिर लेकिन चलती आपको है, नहीं रुक लगता कि जाती है। ये रविश नहीं रही है कि इस तरह से खुलेआम जो है वो मौक़िफ़ दे दिया जाए कि या तरदीद कर दी जाए? क्योंकि हमने देखा है कि ये तो हमारी पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक कल्चर बन चुका है। कोई भी सियासी जमात है या अपोज़िशन में हो तो वो ये कहती है कि डील हुई, मौजूदा हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं कि आपको पुष्पनाही हासिल थी। तो ऐसी सूरत हाल जो है हमने देखा कि जब इमरान खान साहब अपोज़िशन में थे तो अंपायर की उँगली की बात किया करते थे। तो उस तमाम हुँ। सूरत हाल के ऊपर भी ऐसा कोई जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। मौजूदा हुकूमत के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है, नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तभी भी ऐसी इन चीज़ों के ऊपर नहीं आई। तो इदारा खामखा अपने आप को कि ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं करता, ना कोई बयानात हमें कोई इस तरह से नहीं मिलते। जी, अमूमन होता है लेकिन आपको 1-2 मिसालें इसमें माज़ी में मिलती हैं, हुँ, जब उन्हें खुल के इस किस्म की बातों की तरदीद करनी पड़ी थी। लेकिन मैं इस तमाम मामलात को ये जो खबरें उड़ रही हैं, इसको एक और पस मंज़र में देखता हूँ। सही। एक बात तो यही थी कि शायद कोई डील हो रही है। दूसरा इसमें ये था कि एक होता है कि आप हुक्मरान पार्टी पे इतना दबाव बढ़ा दें कि वो कोई ना कोई गलती करने पर आ जाए। आपको याद होगा कि प्लेटलेट्स का मामला था हुँ, कि पूरा का पूरा मीडिया प्लेटलेट्स पे लगा हुआ था। उनकी एक-एक लम्हे के बाद गिनती की जा रही थी और हत्ता कि काबीना में बैठी हुई खातून वज़ीर को भी आपदीदा हो जाना पड़ा इस पर। और एक हुँ, ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जिसके सबब उन्हें बाहर भेज दिया गया।
जो कि नहीं होता, कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि एक ऐसा सज़ा याफ़्ता मुल्ज़िम मुजरिम जिसके खिलाफ अपील पेंडिंग हो और वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर चला जाए। हम्म, सही। अच्छा, इसके साथ-साथ मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये मौक़िफ़ देना पड़ा तर्जुमानों के, लेकिन हुकूमत तो ये कहती हुई नज़र आती है, एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है वज़ीर-ए-आज़म ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कोई ऐसी दरख्वास्त का ज़िक्र किया जा रहा था कि वो दरख्वास्त लेके जाएँगे कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी शख्स को ताहयात नाअहल करार दे दें, फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये राह हमवार कर रही है और ये सोच भी रही है कि दरख्वास्त जो है वो किसी तरह ले जाए। उस पैराहे में आपको नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान है, या आप समझते हैं कि किसी और पैराहे में दिया गया है ये? दिया ये भी एक बात चल रही है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि कोई एक ऐसी बात ऐसा फोरम और बना लिया जाए, कोई एक साइड लाइन से जैसे बाईपास किया जाता है ना, तो जी, इस्लामाबाद में जो पेंडिंग उनकी अपील है उनको बाईपास करते हुए कहीं कोई ह्यूमन राइट्स का मसला खड़ा कर दिया जाए, कोई ह्यूमन राइट्स की पिटिशन आ जाए जिसमें इस इशू को उछाला जाए कि जनाब ये जो उनको सजा दी गई है या उन्हें जो ताहयात ना अहल किया गया है ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और इस किस्म के मामलात आइन के मुनाफी हैं, आइन के मुताबिक नहीं हैं। सही। लेकिन इस सारे मामले को मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था, वो एक और बात भी है। पार्टी में जो एक बगावत का सिलसिला था, उसको रोकने के लिए भी एक ज़रूरी था। आपको याद होगा कि खाकान अब्बासी साहब का बयान आया था कि हमारे हुँ, अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ होंगे, वज़ीर-ए-आज़म जी, के उम्मीदवार। जी, जी। लेकिन ये जो मामला आया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, ये उसके फ़ौरन बाद का है। आपको पता है कि नून लीग में भी 2 धड़ों की एक विज़िबल सी जो हुँ, जिसका इकरार नहीं किया जाता, लेकिन एक तक़सीम तो है, डिवाइड तो है। बिल्कुल। इक़्तिदार किसी और के पास जाना है, मियाँ शहबाज़ शरीफ के पास जाना है या अपना मरियम साहबा के पास जाना है। हुँ, तो वहाँ पर जब शहबाज़ शरीफ को खाकान अब्बासी साहब ने अपना अगला उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा का डिक्लेयर कर दिया, तो फिर वहाँ से आना ये ज़रूरी था कि मियाँ साहब के साथ की डील हो गई है, इदारों के साथ और वो वापस आ रहे हैं ताकि वो जो पार्टी में उन्हें एज मिल रही थी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को, वो हाँ, उनकी जो एज है वो ख़त्म होके रह जाए। इसके अलावा भी जो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर आपने मुखालिफ फ़रीक को मुसलसल अंडर प्रेशर रखना है, हुँ, तो उस पर भी इस किस्म की बहुत सारी बातें खड़ी की जाती हैं और मामला तो साफ नज़र आ रहा है कि उनके पास जो वीज़े की एक्सटेंशन का मामला था, वो अब उनके खिलाफ होने जा रहा है। हुँ, तो अपनी उस एक मनफ़ी बात को एक पॉजिटिव शेप देने के लिए या अगर जैसे देखते हैं ना कोई दंगल में कोई पहलवान हार जाता है, तो हुँ, उसको भी उसके जो साथी होते हैं उठाकर कंधे पर बिठा के उसका जुलूस बना लेते हैं कि जनाब हमारा तो ये जीता हुआ था, इसको गलती से या इसको जानबूझकर हराया गया है। तो इस हाँ, किस्म के इवेंट को आप रीशेप देते हैं, इवेंट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हुँ, तो एक इसका पहलू ये भी हो सकता है कि उनकी जो वहाँ से बेदखली होगी इंग्लैंड से, सही। उसको कोई एक बाइज़्ज़त शक्ल दी जा सके और उसको मज़ामत का रूप दिया जा सके। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को एज मिल रहा था थोड़ा बहुत, तो उसके बाद हमने साथ ही देखा कि मियां नवाज शरीफ की वापस आने की बातें जो हैं वो की जा रही थी। आपको नहीं लगता नहीं है कि जिस तरह ये जो बातें दोबारा से शुरू हुई हैं, वो अयाज सादिक साहब की जानिब से शुरू हुई हैं, और अयाज सादिक साहब का आप भी बाखूबी जानते हैं कि उनका कुछ हलकों के अंदर ज़्यादा उठना बैठना है, वहाँ की जो हल्का अहबाब उनका ज़्यादा है, और उस हवाले से वो ये भी समझे जाते हैं कि जिस किस्म की पॉलिसी या जिस किस्म की जो सियासत है वो वैसे ही करते हैं जैसे शहबाज शरीफ भी करते हैं। तो अगर शहबाज शरीफ को एज मिल रहा था, तो अयाज सादिक क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको मिले? वो क्यों ऐसे बयानात एकदम से देंगे कि नवाज शरीफ को मैं लेकर आऊँगा अपने साथ? रज़ा साहब आप देखें कि हर पार्टी हो, चाहे घर हो, चाहे कोई एक मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, हुँ, उसमें एक तो आपको बज़ाहिर एक जमात दिखाई देती है। उस जमात सही। के अंदर फिर आप देखिए कि उसके अंदर और गिरोह होते हैं हुँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के बहुत करीब होते हैं। अगर आप देखिए कि जब खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था, तो उससे पहले शहबाज़ शरीफ साहब वज़ारत-उज़्मा के उम्मीदवार थे, जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया था। हुँ, लेकिन यकायक उनकी बजाय खाकान अब्बासी साहब को उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक उधार है हाँ, या उधार था जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपना बयान दिया और ये भी हो सकता है कि जो सूरत-ए-हाल अभी हमारे पास है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनमें
खाकान अब्बासी साहब मियाँ शहबाज शरीफ से ज़्यादा करीब हों, बानिस्बत अयाज सादिक साहब के। और जो सही। अयाज सादिक साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो अयाज सादिक साहब की कुर्बत है, उस पे तो कोई शुबा नहीं कि वो शहबाज शरीफ साहब की बजाय मरियम साहबा का जो एक विंग है या नवाज शरीफ साहब का एक साथ है, वो हुँ, उसके बहुत करीब हैं। तो इनकी जो एक अंदरूनी दरार है, उसको अगर आप गौर से देखें, हुँ, तो खाकान अब्बासी साहब आपको नवाज शरीफ साहब से अलग दिखाई देंगे हुँ, और जो है अयाज सादिक साहब वो अलग दिखाई देंगे। तो सही। फिर जब ये बाहर आते हैं तो फिर एक होते हैं। जब बड़ी जमात का तज़किरा होता है, अगर हम नून लीग की बात करते हैं तो एक होते हैं। किसी की किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो कुछ और हो जाता है। शैडो कैबिनेट की बात की जाती है तो और होता है। हुँ। तो इस किस्म के मामलात में आपने जो गिराव सामने है उसके अंदर झाँकना होता है कि उसमें सूरत हाल क्या बन रही है। ठीक बात। अच्छा, मैं मज़ीद इसके हवाले से ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से भी जो है वो तज्ज़िया पेश किया जाता रहा है कि 2 कदम आगे, 2 कदम की जो पीछे की जो पॉलिसी है वो ये खेलते हैं। एक ग्रुप अगर हुँ। सख्त मौक़िफ़ अपनाता है तो दूसरा जो है वो कहीं न कहीं बैठ कर बात करने की बात कर लेता है। तो इस हवाले से ये जो लीड है तमाम तरह चीज़ों की है, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही करते हैं कि अब आपने 2 कदम आगे जाना है, अब आपने जहारियत की बात करनी है, अब आप मुफ़ाहमत की बात करें। तो इस पॉलिसी को आप समझते हैं कि ये वाक़ई ऐसी कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है? अगर करती है तो ऐसी सूरत में तो ये फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ही तमाम तर सूरत हाल को लीड कर रहे हैं। साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया जो स्टेटमेंट दी है सरकारी मुलाजमीन को दोबारा से 1 से 8 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल करने की, ये भी क्योंकि वो भी फैसला हमने दिया था, मुअत्तल जो उनको हटाया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, फिर अपना फैसला जो है वो रिवर्स किया है। तो इसको भी दलील बनाया जा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस केस में? इसमें पहले मैं आपसे वो अभी बात कर लेता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट फैसला आया था, हुँ, ये फैसला आया था रिव्यू में, नज़रसानी की दरख्वास्त थी। सही। तो नज़रसानी की दरख्वास्त में उसको फिर से उसका जायज़ा लिया गया और फिर ये उन मुलाज़मीन जो थे स्केल 1 से 8 तक या जो पहले सज़ा याफ़्ता नहीं थे या जिनका ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी, उनको रिलीफ़ मिला था, तो ये रिव्यू में था। अभी वो ऐसी कोई सूरत-हाल रिव्यू वाली तो पेंडिंग नहीं है और सही। रिव्यू उस वक़्त हो सकता है कि वो उसी कोर्ट से होता है जिस कोर्ट से बुनियादी फ़ैसला किया गया हो। अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आना है उन अपीलों पर। ठीक बात। सही। सही, इस हवाले से दोबारा भी अवीज़ खान साहब से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह कि हमने अब देखा कि नवाज़ शरीफ के वापस आने की जो है वो बातें हो रही हैं। हुकूमत अलग से एक बयानिए को अपनाए हुए है, जबकि अगर हम बात करें दूसरी साइड की अपोजिशन की, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बिलखसूस अगर बात की जाए, तो इस हवाले से वो ये ख़ुद अपनी बातों से कहीं न कहीं तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी बातें की जा रही हैं कि कुछ हुकूमत के अरकान हैं जिनकी तादाद 20, 25 या 28 बताई जा रही है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, और इस हवाले से अपोजिशन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरुम्मीद भी नज़र आती है, बड़ा एतमाद भी है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे देंगे। हफीज़ खान साहब ने हमें दोबारा उनसे रब्ता बहाल हो गया, मज़ीद उनसे बात करेंगे। हफीज़ खान साहब, बात हो रही थी उस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के हवाले से भी, क्या कहना चाहेंगे मज़ीद? जी, मैंने वो जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बात की थी, उसमें ये था कि ये जो मुलाज़िम बहाल किए गए हैं, इनकी वहाँ नज़रसानी की दरख़्वास्त पेंडिंग थी। सही। इनका फ़ैसला हो चुका था, तो रिव्यू पिटीशन पर ये फ़ैसला आया है। रिव्यू पिटीशन में मामले को देखा गया है और जो रिलीफ़ दिया गया है, उसके भी उन्होंने तख़सीस की है कि हम्म, एक तो ग्रेड 1 से 8 तक होंगे या वो भी होंगे जिनको सज़ा डिपार्टमेंटल नहीं मिली थी या जिनकी ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट हुई थी, तो वो सही। मामला था। लेकिन इस किस्म की कोई सूरत-हाल अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ का जो मुकदमा है, उसमें नहीं है। हम्म, अभी तो इनकी अपील पेंडिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और जो दरख़्वास्त रिव्यू की है, वो भी उसी फ़ोरम में दी जाती है, जो आपकी अपील का फ़ैसला करते हैं। ये तो रहा ये मामला। अब जहाँ सही। तक आप फरमा रहे थे कि जो इनके यहाँ एक गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेला जाता है नून लीग में ख़ास तौर पर, जी। कि शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ते हैं, वो एक बात करते हैं सुलह की और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कोई सख्त बात करते हैं, फिर एक नरम बात की जाती है मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से। तो ये माज़ी में तो होता रहा है और अभी भी किसी हद तक चलता है। हम्म, लेकिन ये अभी जो इस वक़्त की सूरत-हाल है कि जब अपना शहबाज शरीफ साहब
की उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि 70 के करीब हैं और नवाज शरीफ साहब उससे ऊपर जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये वो उम्र का वो हिस्सा होता है कि जिसमें आप अपना आखिरी दांव खेलते हैं, सही। अपनी अपनी आखिरी कोशिश करते हैं। तो अभी शहबाज शरीफ साहब मजीद ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला चलाने को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे, चूंकि अब नवाज शरीफ साहब पार्टी के लिए लायबिलिटी बने हुए हैं। हम्म। पार्टी से मुराद मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो पार्टी को कहीं खींच-खाच कर चला रहे हैं। लेकिन जो वोट बैंक है, वोट बैंक की बिल्कुल ही जो उसकी नब्ज़ है, वो मुख्तलिफ तरीके से धड़कती है। वोट बैंक नवाज़ शरीफ साहब के नाम पे चलता है और सही। नवाज़ शरीफ साहब को भी इसका एहसास है और शहबाज शरीफ साहब को भी इसका एहसास है। हम्म। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जो उनका इनर कोर है पार्टी का, उसके साथ कुछ इस तरीके से अपना मामला चलाना चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ हैं वो भी मुसलसल मज़ामत से, मुसलसल सज़ाओं से या बेयकीनी से वो भी तंग आ चुके हैं। हालाँकि उनको 3 बार हुकूमत मिल चुकी है। 2 सही। बार आधी-आधी और 1 बार तकरीबन इन्होंने पूरी की है, 5 साल का अरसा पूरा किया। तो सही। उसमें अब इन्हें कुछ और सिलसिला करना होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ की जो सियासत है, हम्म। उससे ये नून लीग बाहर निकलेगी, हम्म। तो उसकी बका के इम्कानात बनते हैं। हम्म। वरना ये कब तक डील वाले मामले चलेंगे और जो लोग डील करते हैं या जिनसे डील की जाने की खबरें उड़ाई जाती हैं, वो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। उन्होंने भी देखना है कि पाकिस्तान की बका किस हम्म। चीज़ में मुज़मिर है और हम्म। कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सही। अच्छा हफ़ीज़ ख़ान साहब, बात कर लेते हैं मिनी बजट के हवाले से भी, इसी मौजू के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपोजिशन ये बातें कर रही है कि हमारे साथ राब्ते में है कुछ हुकूमत के अरकान और एक बड़ी तादाद है, हम ये बड़ी आसानी जो है वो रद्द कर सकते हैं। महंगाई का बोझ लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं है हुकूमत के कुछ अरकान। आपको लगता है कि वाक़ई जो बुध वाले दिन मिनी बजट जो पेश होने के लिए जा रहा है कौमी असम्बली के अंदर, अपोजिशन उसको टफ़ टाइम देगी हुकूमत को और ये जो बिल है इसको पास नहीं होने देंगी, या फिर बड़ी आसानी से जिस तरह की जो बातें अपोजिशन पहले कर रही थी, मुश्तरका इजलास नहीं होगा, फिर हमने देखा मुश्तरका इजलास भी होगा, फिर कहा कि बिल पास नहीं होने देंगे, फिर बिल भी पास हो गए, या पहले की तरह ये भी बातें हैं अभी भी मिनी बजट जो है बड़ी आसानी से पास हो जाएगा? रज़ा साहब, इस किस्म के खदशात तो हुक्मरान जमात को लाहक हैं। आपने देखा होगा कि पहले हाँ। यही इजलास 22 दिसंबर को ग़ालिबन बुलाया गया था जी। और फिर वो इजलास मुलतवी कर दिया गया, उसमें कोरम ही पूरा ना हो सका। तो अब ये जो खबरें हैं कि फिर से कोशिश की जा रही है, फिर से भी ग्राउंड वर्क किया गया है, कुछ लोगों को पर दोबारा यकीन करने की बातें की जा रही हैं। ये बातें भी दुरुस्त हैं कि पीटीआई में भी टूट-फूट तो है और टूट-फूट वो लोग कर रहे हैं जो इसमें इलेक्टेबल के तौर पर लाए गए थे और सही। जिनका अपना एक वज़न होता है और वो समझते हैं कि अपने वज़न को किस वक़्त किसके पलड़े में रखना है। अगर जैसे कि आपने बातें की कि हमने भी तज्ज़िया किया कि ये डील वाला मामला है, तो हो सकता है कि ऐन मौके पर आपने देखा होगा कि उनकी इत्तेहादी 2 जमातें हैं, काफ लीग है और एमक्यूएम है, जी। वो भी साथ देने पे ना आएँ या ये भी देखा होगा कि आपने वो जो उनके पहले बिल पास नहीं हो रहे थे, तो फिर हम्म। वो जॉइंट सेशन भी हो गया और सारे के सारे लोग आ भी गए और उन्हें हिमायत भी मिल गई और सब कुछ हो गया। तो पाकिस्तान की जो सियासत है, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, उससे बढ़कर ये मोजज़ात का कोई खेल है। सही। यहाँ पर कुछ इस किस्म के हम्म। मामलात होते रहते हैं, जिनके बारे में आप पहले से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। प्रिडिक्ट हम्म। तो वहाँ किया जाता है जहाँ 2 जमा 2 4 की बातें हों, जहाँ नेक नियति की बातें हों और जहाँ पर मफादात आमा को साथ लेकर चलने की बातें हों। आप खुद सही। देख रहे हैं कि ये एक जो मिनी बजट है, ये आईएमएफ का एक प्रेशर है, उनकी जो बातें 30 उनकी जो अभी किस्त हमने वसूल करने की है सिलसिला है, उसमें उनकी तमाम कंडीशनैलिटी को हमने माना है। हम्म। और बहुत सारी छूट जो टैक्स में थी वो इससे विथड्रॉ की जाने की कोशिश है फाइनेंस बिल के ज़रिए। शौकत तरीन साहब को उसके लिए वज़ीर भी बनवाया गया, सेनेटर पहले बनाया गया। तो ये सही। सारे मामलात हैं। अच्छा, अगर आपने कहा कि मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल जो हमारी है मौजज़ाती तौर पर ही चलती है। ये मोजज़े ये कब जो है वो बंद होना शुरू हो जाएँगे? क्योंकि हमने तो देखा है कि मोजज़े हमने सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है
कि मोजज़े सालों में कहीं एक बार होते थे। आप ये कह रहे हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल हमारी चलती हुई मोजज़ात के ऊपर आ रही है। तो ये मोजज़े आपको लगता नहीं है कि जो मोजज़े करते हैं उनको चाहिए कि मोजज़ों का वक्त जो है वो सदियों में एक आध बार आता है, पाकिस्तान की पॉलिसी को चलने दिया जाए, पाकिस्तान की सियासत को चलने दिया जाए, क्योंकि अदम इस्तेहकाम जितना यहाँ पर रहेगा किसी के हक़ में नहीं है बेहतर। मिनी बजट के हवाले से अगर अपोजिशन ये बातें कर रही है कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, तो फिर अपोजिशन के पास भी क्या तरीक़ाकार है? IMF से हम प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, प्रोग्राम से अगर निकल आते हैं तो हमारे पास पैसे कहाँ से जो है वो आएंगे और हम अपना जो है वो मुल्क चला सकेंगे? क्यों हम माशी तौर पर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो कोई भी हो, चाहे किसी भी जमात की हो, ये माशी पॉलिसी के हवाले से क्यों नहीं मुत्तहिद हो पाते? यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है, बहरान है कि हमारे यहाँ ना मुआशी पॉलिसियों में कोई कंसेंसस है और ना ही उसमें सस्टेनेबिलिटी है, ना कंटिन्यूटी है, ना तसलसल होता है। जी। एक हुकूमत हुकूमत आती है, वो अरबों डॉलर लेकर एक चीज़ को खड़ा करती है और दूसरी हुकूमत उसको मलियामेट कर देती है। तो इस पर मैं आपने जो बात की मुअज्जज़ात की, तो मैं आपको एक शेर पेश करना चाहता हूँ जी। कि दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। हमारे सही। यहाँ अगर मुझे सर, इसी शेर की जब तशरीह मैं आपसे सुनना चाहूँगा, मगर यहाँ एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि मिनी बजट के हवाले से कौमी असम्बली में बुध वाले दिन पेश किया जाएगा। अपोजिशन ये बातें कर रही है कि टफ़ टाइम हम देंगे, ये बिल जो है इसको पास नहीं होने देंगे, जबकि हुकूमत का अगर मौक़िफ़ देखा जाए तो हुकूमत बड़ी पुरउम्मीद और यकीन से कहती हुई नज़र आती है कि बड़ी आसानी के साथ हम ये जो बिल है इसको पास कर लेंगे। हम हफीज़ खान साहब उसी नुक्ते से आगाज़ करेंगे कि क्यों माशी हवाले से हम एक पॉलिसी नहीं बना पाते। जी, रज़ा साहब, मैंने जैसे कि हम पहले ही इस पर बात कर रहे थे, जी। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम मुल्क की मफ़ाद की बजाय अपने ज़ाती या अपनी पार्टी के मफ़ादात को हमेशा से तरजीह देते चले आते हैं। हुँ। हमने ये देखना होता है कि हमारी पार्टी आगे कैसे इक़्तिदार से चिमटी रह जा सकती है। हमने अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। तो उसके लिए हम एक तो मुल्की मामलात में स्टेटस को रखते हैं कि जैसा है जहाँ की बुनियाद पर। और फिर जो हमारे बजट ख़ास तौर पर या माशी पॉलिसियाँ, वो जुज़वक़्ती होती हैं। वो कुल्ली हुँ। तौर पर नहीं होती या ऐसी नहीं होती कि जो आगे लेकर चलें। एक वो ज़माना था कि जहाँ जब हमारा जो 5 साला मंसूबा होता था माशी तरक्की का, जो दुनिया के मुल्क उसकी आकर कॉपी किया करते थे और वो दुनिया के मुल्क कहाँ से कहाँ चले गए। अब ना वो हुँ। 5 साले मंसूबे होते हैं, हमारे यहाँ तो आज का जो मंसूबा है, वो कल तक भी वो मौसर नहीं हो पाता या मौसर नहीं हो रहता। तो हुँ। ऐसे में जहाँ अफ़रा-तफ़री हो, ऐसे में जहाँ नफ़्सा-नफ़सी हो और सियासी पार्टियों में भी पार्टी मफ़ादात को एक तरफ करके आपके जो इनफ़रादी मफ़ादात हैं, फ़र्द के मफ़ादात हैं, उनको तरजीह दी जाती हो, तो फिर ऐसे में ये आप तवक्को नहीं कर सकते कि लोग मुल्क के बारे में सोचेंगे। अगर लोग मुल्क के बारे में सोचते, तो ना इतने कर्ज़े चढ़ते, ना इस कदर अल्लल-तल्लले किए जाते और चादर देखकर अपने पाँव फैलाए जाते। सही। अच्छा, अपोज़िशन ख़ुद को ये कह रही है, अवाम का मसीहा के तौर के ऊपर भी बता रही है और महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो बयाने भी बुलंद करते हुए नज़र आ रही है। तहरीकों के आगाज़ हम ये पहले ही देख चुके हैं कि 23 मार्च को PTM ने कॉल दे रखी है, 5 जनवरी से बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि जाले जो हैं वो तैयारी कर लें। तो अगर माशी तौर के ऊपर इतना ही बहरान है, ये जो सारी चीज़ें हैं, महंगाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो अवाम जो है इन तमाम सियासी जमातों को तो पहले से ही आज़मा चुकी है। आपको लगता है कि दोबारा से अवाम इनके ऊपर एतमाद करेगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो इसी बयानी और इसी नुक्ते के ऊपर आई थी, चूँकि इनको आज़माया नहीं है, चूँकि इनकी पॉलिसी उस तरह से नहीं देखी, शायद जो बातें कर रहे हैं ये उनके ऊपर मुकम्मल भी करेंगे। तो अब आपको लगता है कि अवाम वाक़ई मायूस हो चुकी है और दोबारा पलटेगी, या फिर नहीं, ऐसा जो तासुस दिया जा रहा है गलत है? रज़ा साहब, ये हमारे यहाँ प्रिज़म्पशन है हुँ। कि अवाम अपनी मर्ज़ी से अपना वोट काके इस्तेमाल करती है। सही। हमारी अवाम एक अरसे से पॉलिटिकल प्रोसेस से लाताल्लुक़ हो चुकी है। यहाँ पर गिराहों की सूरत में जितनी सियासी जमातें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं,
उनका अपना एक बेस कैंप होता है और वो अपने हरबों से आम लोगों को इलेक्शन डे पर खींच-खाच कर सामने लाते हैं, उनको तरग़ीबात देते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। सही। सच कहीं नहीं बोला जाता, सच का हुँ, फुकदान होता है, तो फिर ऐसे में हम ये प्रिज़्यूम नहीं कर सकते कि लोगों के पास ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं रही। उन लोगों को इससे कतई कोई वो नहीं है, ये हर दफ़ा एक और सूरत बदल कर आते हैं। हुँ, आपने देखा होगा कि नून लीग जिसके पास 30 साल से ज़्यादा और 3 बार की टर्म से ज़्यादा इक़्तिदार रहा है, वो भी कहते हैं कि हम आएँगे तो हम यूँ करेंगे, हम किस्मत बदल देंगे। भाई 30 साल में किस्मत क्यों नहीं बदली गई? यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और यही हाल पीटीआई का है कि अगर पीटीआई ने साढ़े 3 पौने 4 साल में कुछ नहीं किया, हुँ, तो अगले साल सवा साल में क्या डिलीवर कर पाएगी? तो हुँ, फिर इनके पास कुछ ख्वाब होंगे और लोग उन ख्वाबों के पीछे चल पड़ते हैं, धकेले जाते हैं। हुँ। और उनको इलेक्शन डे पे लाकर उनका अंगूठा लगवाकर वोट कास्ट करवाया और ये जा और वो जा, फिर तू कौन और मैं कौन। मगर जो पहले से मौजूदा जमातें हैं वो ये कहती हैं कि हम सीख चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की ऐसी बहुत सारी जो क़यादत है वो कहते हैं कि हमने माज़ी से बहुत कुछ सीखा है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हुए नज़र आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमा ये कहते हुए नज़र आते हैं। वाक़ई इन्होंने कुछ सीख लिया और साथ वो ये भी कहते हैं कि आप कंपैरिज़न कर लें, हमारे वक्त की हुकूमत जब थी तो इतने बुरे हालात नहीं थे जितने मौजूदा हुकूमत ने कर दिए हैं। देखिए ना, ये कहना कि अगर मेरी हुकूमत आज से 20 साल या 10 साल पहले थी तो हालात बुरे नहीं थे, हुँ, तो फिर हमें देखना होता है उनको एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में। सही। जो चीज़ आज से बिल्कुल। फ़र्ज़ करें 50 साल पहले ₹10 की थी, हुँ, तो वो पूरी दुनिया में लामहला आज 50 की हो चुकी है या 100 की हो चुकी है। ये हुँ, मैं इस आर्गुमेंट्स पे तो मेरी जो राय है वो कतई मुख़्तलिफ़ है। हुँ, अब देखना ये है कि क्या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने या मियाँ नवाज़ शरीफ ने पहले जो 10 साल की जलावतनी थी उससे कुछ सीखा? यही कहा जाता था कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। हुँ, लेकिन फिर जब उनकी हुकूमत बनी तो मामलात आपके सामने हैं कि लोग फिर से दुआएँ माँगने लगते हैं। हुँ, आपने वो भी देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से कुछ सीखा? हुँ, वैसे का वैसे तमाम मामला चला आ रहा है। या अभी जो पार्टी क्लेम करती है कि उन्होंने 20-22 साल की जद्दोजहद के बाद उन्होंने इक़्तिदार लिया है, हुँ, पीटीआई, और जो उन्होंने तमाम वादे किए थे, अभी हुकूमत में आने के बाद साढ़े 3 साल, वो क्या करते रहे हैं? हुँ, उनकी जो पूरी की पूरी टीम है, आप देखिए कि वो माँ सिवाय जो आपको अपोज़िशन के किसी कार्नर से एक छोटे से कारकुन ने भी कोई बात कर दी, वर्कर ने भी बात कर दी ना, तो पूरी की पूरी जो हमारे तर्जुमान निकल आते हैं अपनी-अपनी तलवारें लेकर और हुँ, टीवी की स्क्रीन भरी होती है उसका जवाब देने के लिए। भई आप मुल्क के लिए सोचें, आप हुँ, पॉलिसियाँ बनाएँ, आप हुँ, उनकी बात क्या करते हैं? वो तो आपको ढोल पीट कर परेशान करेंगे। आप तो बैठकर अपना काम करें और मुल्क के लिए करके दिखाएँ। हुँ, लेकिन अगर वो साढ़े 3 पौने 4 साल में नहीं हुआ, हुँ, तो कैसे होगा? ये इस किस्म के हालात हैं कि जिसमें यकीनन एक आम आदमी कतई तौर पर लाताल्लुक हो चुका है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए भी ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, वो कभी मैं समझता हूँ कि टोटली इर्रेलेवेंट हैं। हम हुँ, साँस ले रहे हैं, जी रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें कौन बढ़ाया जा रहा है, हमें खुद कुछ पता नहीं है। तो सही। ये एक ऐसा बन चुका है, एक हब्स का माहौल बन चुका है, एक जब्र का माहौल बन चुका है कि जिसमें इंसानी ज़िंदगियाँ अपने ज़मीर के साथ ज़िंदा नहीं रह सकती। सही। अच्छा, आपने कहा कि अवाम उस तरह से सियासी सिस्टम के साथ हमें बिल्कुल एक अलहदा होती हुई नज़र आती है या फिर उस तरह जी। से उनको इन चीज़ों का जो है वो पता नहीं है। तो केपी में जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, जेयूआईफे जिसको मौजूदा हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती थी कि हमने आउट कर दिया है, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है या सियासी मंजरनामा है उससे बिल्कुल गायब हो चुकी है। आप आवाम का रद्दमल नहीं समझते जो जेयूआईफे में जो आवाम ने एतमाद किया है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इनके ऊपर? इस पे रज़ा साहब फिर देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ वोट कितने परसेंट कास्ट हुए हैं। हुँ, अगर वोट आपके कास्ट हुए हैं 60% से ज़्यादा, तो फिर ये बात की जाती है कि अवाम ने आकर वोट डाले हैं। अगर सही। उसकी तनासुब उसका रहता है 30 से 40, 45 की तरफ या 20 से 37, 40 की तरफ रहता है तनासुब उसका, तो इतने तो हर पार्टी के कारकुन भी होते हैं। अगर वहाँ फ़र्ज़ करें 5 पार्टियाँ काम कर रही हैं, हुँ, तो 100-100 उनके कारकुनों, तो बल्दियाती इंतखाबात में तो 500 वोट भी बहुत होते हैं। या आप हुँ, देखिए कि जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उनके भी 100-50 लोग तो उनके भी होते हैं। तो हुँ, उसको पब्लिक की राय करार देना कि पब्लिक ने रद्द कर दिया या नहीं किया, ये ऐसा नहीं होता कि जिस पार्टी का वहाँ पर टिकटों का तक़सीम का सिलसिला ठीक रहा, जिस पार्टी ने अपना होमवर्क अच्छे से किया या जिस पार्टी ने
अपना जो मामलात था अपने वर्कर्स को बेहतर तौर पर लेकर चले, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। यही इलेक्शन जो हैं वहाँ पर केपी के, जी। वहाँ आप देखिए कि जितनी सीटों पर पीटीआई कामयाब हुई है, अगर वहाँ पर जो पीडीएम के कैंडिडेट जो थे, फ़र्ज़ करें जो अब साबका पीडीएम मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, अपने जी। एएनपी निकल चुकी है, तो अगर उनके लोग वो हुँ, सपोर्ट करते हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार को या जहाँ एएनपी का था या पीपल्स पार्टी का था या वहाँ बाकी जमातें सपोर्ट करती, जमीयत उलमा इस्लाम सपोर्ट करती, तो वहाँ भी पीटीआई का कैंडिडेट नहीं जीत सकता था। तो इसलिए सही। ये कहना कि अवाम में आया, अवाम की 1-2% अगर आ जाते होंगे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उनको भी घर से कोई न कोई निकाल के लाता है कि आप वोट कास्ट करो। ठीक है। हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी। जो उम्मीदवार लोगों को घरों से निकालने की बेहतर हिकमत अमली रखता है, हुँ, वही कामयाब हो जाता है। सही। ठीक है, हफ़ीज़ खान साहब मज़ीद भी नुकात के ऊपर बात करेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि मिनी बजट के हवाले से भी हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने दावों के ऊपर कायम है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर आवाम का भी एक रद्दमल सामने आया है। के पी बल्दियाती इंतखाबात के अंदर आवाम किसी हद तक ये तासुर दिया जा रहा है कि आवाम खासा नाला है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। और जिस बात करी थी कि हुकूमत JUIFA को सियासी मंजरनामे से हमने हटा दिया है, बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर हमने देखा है कि कम बैक हुआ है और काफ़ी हद तक हुकूमत के अंदर तशवीश भी हुई। हमने देखा कि इकदाम भी काफ़ी किए गए, तंजीमी ढांचे जो हैं वो दोबारा से उनको उनकी तंजीम साजी की गई है, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की है। तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हफ़ीज़ खान साहब से। हफ़ीज़ खान साहब, अगर आप जी। समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर उस तरह से आवाम बाहर नहीं निकलती है, तो फिर इनको इतनी तशवीश नहीं होनी चाहिए थी। मौजूदा हुकूमत अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्यों एकदम से वज़ीर-ए-आज़म को ये ज़रूरत पड़ गई कि इकदामात करें, तंजीमी ढांचा जो है उसको बदलना है, वोट बैंक अगर उस तरह से नहीं था उसके बावजूद भी? रज़ा साहब, इलेक्शन की प्रोसेस के 2 हिस्से होते हैं। हुँ, एक तो होता है कि आप अपने घर से निकलकर किसी कैंडिडेट के कहने पर वोट डालने जाते हैं। सही। एक ये होता है कि आप एब्सटेन करते हैं, आप वोट डालने जाते ही नहीं हैं। हुँ, तो पीटीआई के साथ वही हुआ है कि एक तो उनकी जो नाअहली थी या उनकी जो पुअर परफॉर्मेंस है, तमाम तर मामलात में, हुँ, उनमें चाहे ये जो बात कहते हैं कि हमने टिकटों की तक़सीम गलत कर दी या हमने ये कर दिया कि जो कुछ रिश्तेदारों को टिकट दे दिए गए, ये सिर्फ़ 5 हलकों में हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। जब जहाँ बाकी-बाकी शिकस्त हुई है, वहाँ इनकी अपनी पुअर परफॉर्मेंस है। इनका वोटर खुद इनसे मायूस इसलिए हुआ है कि वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहा। जब हुँ, हर तरफ से महँगाई चीखों-पुकार, अब जब पीटीआई के कारकुन को उसके घर में बुरा-भला कहा जाता है या घर में बैठे हुए जो उसके घरवाले हैं, उसकी हुँ, माँ है, बहन है या है कि महँगाई है, घर का खर्चा पूरा नहीं होता, हुँ, तो वहाँ पर वो भी बाहर अपने मोहल्ले में लोगों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता कि मैं तो आपको तब्दीली के नाम पे मैं आपको लेकर गया था पोलिंग स्टेशन पिछले इलेक्शन पर और अब सूरत हाल नहीं रही। हुँ, तो उन इनके वोटर ने एब्सटेन किया है पोलिंग स्टेशन पे जाने से सही। और जो जेयूआई थी वो अगर जीती है, तो उसका जो वोटर है, वो दन-दनाकर बाहर निकला है, उसने अपने लीडर के कहने पर बाहर हुँ, आया है। जो सही। अवाम होती है जिसका मैं आपसे पहले ज़िक्र कर रहा था कि खुद बहुत कम लोग होते हैं। हुँ, मैंने पाकिस्तान के जो 6 इलेक्शन हैं कौमी, जैसे आप जानते हैं, वो हुँ, मैंने कराए हुए हैं बतौर रिटर्निंग बिल्कुल। अफ़सर भी, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफ़िसर भी। जी, तो जी। मैं जानता हूँ कि लोगों को कौन कैसे लाता है, कैसे लाया जाता है, कैसे-कैसे ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करते हैं कैंडिडेट। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि जिसका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सबसे बेहतर होता है लाने ले जाने का, हुँ, वही 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 जीत जाता है। अब अगर कोई ये कह ले कि जनाब मैं बैठा हूँ हुकूमत में और लोग मुझे आकर हुँ। वोट देना खुद ब खुद शुरू कर देंगे, तो माज़रत के साथ ये वाली वो बात नहीं रही और ना ये पहले कभी थी, ख़ास तौर पर यानी तो यानी आप ये पाकिस्तान। कह रहे हैं कि अगर वोटर्स को हलीम और बिरयानी और ट्रांसपोर्ट मिलती रहेगी तो वो आपको वोट जी डालेगा? हाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ। हमारा जो वोटर है, वो अपना कौमी फ़रीज़ा अदा करने के लिए नहीं आता, ये बड़ी मैं कड़वी बात कर तो रहा फिर हूँ। तो आवाम को तो पता होना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो चाय बिस्किट के अलावा पूछते भी नहीं है, वो भी किसी-किसी को पूछते हैं। यहाँ यही था ना कि हाँ, जहाँ हलवा मिल रहा हो, तो वहाँ बिस्कुट को कौन पूछे? सही।
अच्छा ठीक। प्रोग्राम में आखिरी मौजू की जानी बढ़ते हैं हफीज़ खान साहब, बात करते हैं कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला जो चल रहा है, 4 जनवरी को समाअत भी होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जी। सूरत हाल के ऊपर। अगर फैसला खिलाफ आ जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता, तो ऐसी सूरत में वाकई कोई ख़तरा है मौजूदा हुकूमत को या फिर कोई नहीं है? कोशिश करेंगे कि दोबारा रब्ता बहाल हो सके हफीज़ खान साहब से। इन तमाम अमूर के ऊपर हमने जैसा बात की है, ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपोजिशन काफ़ी हद तक बातें कर रही है कि क्यों इस केस को जो है वो पेंडिंग बार बार की जाती है, बार बार इसकी तारीखें बदल दी जाती हैं, तारीख में काफ़ी तवालत आती जा रही है। जल्द अज जल्द इस केस का फैसला होना चाहिए। जबकि दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि हुकूमत भी ये कहती हुई नज़र आती है कि हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो तारीख है इस केस की वो फ़ौरन की जाए, और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाए बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से भी जितने भी उनके ज़राए हैं फंडिंग के वो भी ज़ाहिर किए जाने चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी किए जाने चाहिए। इस हवाले से एक स्क्रूटनी कमेटी भी अमल में आती है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, और इनके ऊपर कानूनी नुकात के हवाले से हम ये कोशिश करेंगे कि हफीज़ खान साहब से दोबारा रब्ता बहाल हो सके कि क्या आया वाकई अगर ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं आता, तो इस सूरत में मौजूदा हुकूमत को क्या वाकई कोई ख़तरा है? जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि नाअहल हो जाएंगे तमाम सूरत हाल के ऊपर। मगर अगर दूसरी राय हम ये देखें, तो दूसरी राय एक ये भी है कि दोबारा से इसके ऊपर नज़रसानी या केसेस जो हैं वो चले जा सकते हैं, और मौजूदा हुकूमत का तब तक जो टेन्योर है वो मुकम्मल हो सकता है, इलेक्शन की हद तक जो है वो बात जा सकती है। तो ऐसे कोई ख़तरा जो है वो है नहीं है, जिस तरह से अपोजिशन या कुछ अरकान जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं तमाम सूरत हाल के ऊपर। देखना अब ये है कि जो 4 जनवरी को एक अहम समाअत होने जा रही है, इस हवाले से तमाम फ़िरक़ैन को भी बिठाया जाएगा, स्क्रूटनी कमेटी भी मौजूद होगी इस समाअत के दौरान, और तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है वो देखा जाएगा कि क्या वाकई ये जो फ़ैसला है, ये तमाम जो सूरत हाल है, ये केस है, ये किसके हक़ में जा रहा है या नहीं जा रहा। हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तय तारीख दे रही है कि 5 जनवरी को हम मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो क़याम का ऐलान कर रहे हैं, तहरीकें शुरू करने की बातें कर रहे हैं। और इसी तरह PDM की अगर हम बात करें तो PDM पहले से ही 23 मार्च को एक महंगाई मार्च का ऐलान भी कर चुकी है, और अपोजिशन बड़ी पुरुद भी नज़र आती है, और ये तज्ज़िया भी दे रही है, ये बयानात भी दे रही है कि 23 मार्च से पहले पहले या जनवरी में ही मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। जबकि हम दूसरी जानिब ये देखते हैं तो हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है, चूँकि अपोजिशन का काम ही ऐसे बयानात देना है और इसी तरह अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है, और इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर जो बातें हैं कि हम पहले दिन से ये देख रहे हैं कि जब से हमारी ये हुकूमत बनी है, बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि जब से हमने हल्फ लिया है, जब से हम इक़्तिदार में आए हैं, तभी से जो है वो बातें की जा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत घर जा रही है, इस महीने जा रही है या आने वाले महीने में जा रही है। और तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर उनकी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बड़े फोकस हैं अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, हम डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारा एहतसाब करना ही है तो 5 साल बाद करें। 5 साल जितने भी जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं या जिन चीज़ों के ऊपर, जिन नुकात के ऊपर हम अमल पैरा हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो 5 साल बाद मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने आ जाएंगी। आवाम फैसला कर लें कि हमने कौन से जो फ़ैसले हैं, कौन से जो इक़दामात हैं, कौन से जो पॉलिसीज़ हैं, कौन से जो नुकात हैं वो आवाम के हक़ में किए हैं या नहीं किए हैं। इसका जो फ़ैसला है वो आइंदा इलेक्शन में हो जाएगा। मगर अपोजिशन की जानिब से जो बातें की जा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत इस महीने घर चली जाएगी, फ़लाँ दिन घर चली जाएगी, इस ज़िमन के अंदर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी बयान मीडिया के अंदर ज़ेर गर्दिश रहा कि जो तासुर दिया जा रहा था कि जो पुष्पनाई मौजूदा हुकूमत को है, जो कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी। तो इस हवाले से भी एक सवाल हुआ जिसके जवाब के ऊपर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि हाथ उठ गया है, ऐसा कोई जो है वो किसी खुशफहमी के अंदर ना रहे, हाथ उसी तरह सलामत हैं, और इदारे या एक फ़र्द जो है वो पॉलिसी नहीं बनाता बल्कि इदारों की पॉलिसी होती है, और ये कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि 10, 15 या 20 सालों की होती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।